तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल बी और द क्लासेस पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10 साइंस के बिहार बोर्ड के 2022 के क्वेश्चन बैंक को करेंगे। क्वेश्चन बैंक का मतलब होता है कि जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले से ही पूछा गया हो। तो हम लोग यही करेंगे कि विज्ञान का जो क्वेश्चन 2022 के प्रथम पाल यानी कि फर्स्ट सेटिंग में पूछा गया था, उस क्वेश्चन को करेंगे। और देखिए, क्वेश्चन बैंक करना ज़रूरी होता है क्योंकि 30 से 40% जो क्वेश्चन होता है ये बार बार क्वेश्चन बैंक में से ही पूछा जाता है। तो अगर आप लोग यहाँ से करते हो तो आपके जो 30 से 40% मार्क्स है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ से अपना क्वेश्चन शुरू होता है। सबसे पहले ऊपर आप लोग थोड़ा सा पढ़िएगा तो यहाँ पे ये पता चलेगा कि आपको 80 क्वेश्चन दिया गया है और 80 में से आपको किन्हीं 40 प्रश्न को ही बनाना है और आपको 40 प्रश्न के लिए 40 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आपको 40 प्रश्न ही बनाना है, ये नहीं कीजिएगा कि 50 प्रश्न बना दीजिएगा। तो चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन ये है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है और मैंने आपको बताया था कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही डी, राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है। तो ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक हो जाता है और मैंने कई बार आपको बताया है कि विद्युत धारा को हम लोग किस मशीन से नापते हैं। तो आममीटर से नापते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी, राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है, अगर आपने क्लास कर रखा होगा तो आपको पता होगा कि आई आर स्क्वायर जो है ये विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। उसके बाद देखिए चौथे नंबर क्वेश्चन को। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। तो ये क्वेश्चन ही मैंने बहुत बार करा रखा है और मैंने बताया था कि कौन बना सकता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो उत्तल लेंस जो है ये बना सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि किसी बिंदु वस्तु से निकली किरणें लेंस से अवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा कि किसी वस्तु से निकलकर जो प्रकाश की किरण है ये लेंस से अवर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर आपस में मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं। तो उस बिंदु को हम लोग प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का विदृश्य क्या होता है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने बार बार आपको कराया है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि उत्तल लेंस जो होता है ये फोटोग्राफी कैमरा का विदृश्य होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर ये कह रहा है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय निम्न में से आप कौन सा लेंस का यूज करेंगे। तो याद रखिए किस लेंस का यूज करेंगे। तो 5 सेंटीमीटर दूरी का उत्तल लेंस का यूज करेंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 है तो दर्पण और लेंस क्या होंगे। तो देखिए अगर माइनस में फोकस दूरी है तो दोनों क्या होगा, दोनों अवतल होगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों अवतल जो कि ऑप्शन नंबर सी में है तो ऑप्शन नंबर इसका सी, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि वोल्ट बराबर क्या होता है। तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है और आप सभी याद रखिए कि वोल्ट बराबर क्या होता है। तो जे/सी यानी कि जूल बटा कूलाम होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग याद रखिएगा कि विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, करेक्ट आंसर है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे आपको पहचानना है कि कौन सही है। तो देखिए जूल बराबर क्या होता है। तो जूल बराबर होता है कूलाम्ब, ठीक है। कूलाम्ब 1 मिनट अगर हम लोग देखें तो किया गया कार्य बटा क्या होता है, आवेश होता है और G== होता है काम। तो वोल्ट बराबर हो जाएगा, ये तो नहीं होगा। 1 मिनट यहाँ से ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा इधर
और ये हो जाएगा जूल बटा कूलम, सॉरी जूल गुण बटा कूलम, और इधर इसको अगर इधर भेजा जाए तो ये गलत है। उसके बाद अगर इसको इधर भेजा जाए तो ये नीचे आ जाएगा कूलम बटा जूल, ये भी नहीं होगा। अगर इसको इधर भेजा जाए तो ये हो जाएगा वोल्ट, और ये हो जाएगा, इधर भी नहीं होगा। ये ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि CHO अभिक्रियाशील मूलक समूह को क्या कहते हैं। तो CHO जो अभिक्रियाशील मूलक है, आप लोग याद रखिए कि इसे एल्डिहाइड कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। अगला जो 13 नंबर क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन बनता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और आप लोग याद रखिएगा कि एथेनॉल को अगर H2SO4 के साथ गर्म किया जाए तो क्या बनता है, HH4 बनता है, ठीक है, CH4 बनता है। अगला क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो देखो जिंक ब्लेड किसे कहते हैं, तो ZNS को जिंक ब्लेड कहते हैं, और ये जिंक का अयस्क होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों का कौन सा गुणधर्म समान होता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आप लोग याद रखिएगा कि आवर्त सारणी के किसी भी आवर्त के कौन सा तत्व समान होता है बाबू, तो इलेक्ट्रॉनों की जो संयोजकता है ये एकदम समान होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वही, सॉरी, इलेक्ट्रॉनों की संयोजकता नहीं, कक्षों की संख्या होती है समान। अगला क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि अभिक्रिया CaO प्लस H2O CaO बना रहा है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए बाबू, ये इसमें क्या हो रहा है, तो दो पदार्थ आपस में जुड़ करके एक पदार्थ बनाते हैं, और जब दो पदार्थ आपस में जुड़ करके एक पदार्थ बनाए तो इसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसके देखिए 17 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन है, आप सभी लोग याद रखिएगा कि जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाता है। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला जो क्वेश्चन है अपना वो ये है कि सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि सोडा एस का क्या होता है रासायनिक सूत्र, तो उसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। तो देखिए चूना पत्थर भी एक है, खगड़िया भी एक है, संगमरमर भी एक है, लेकिन जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये क्या है, ये अलग जात का है, यानी कि विजातीय है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए बेकिंग सोडा हम लोग खाने वाले सोडा को कहते हैं, और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3 होता है। उसके बाद पूछा कि कपड़ा धोने वाला सोडा का क्या रासायनिक सूत्र होता है, तो जो धोबिया सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3H2O, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिए कि कपड़ा धोने वाला होता है और ये खाने वाला होता है। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन संक्षारक अम्ल है। तो ये क्वेश्चन ही महत्वपूर्ण है, और आप लोग याद रखिएगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहते हैं, संक्षारक अम्ल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है। तो ये क्वेश्चन ही मैंने आपको कई बार कराया है, जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है, तो 10.5 होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि सल्फर के संयोजी सेल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है, और संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। आप लोग याद रखिए कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। अगला जो 24 नंबर क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी आयन ऊर्जा सबसे अधिक होती है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बार बार कराया है, जहाँ पे मैंने आपको ये बताया है कि सबसे अधिक आयन ऊर्जा किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि वाट का मात्रक कौन होता है। तो याद रखिए कि वाट का मात्रक कौन होता है, जे वाई सेकेंड का स्क्वायर होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है कैसी। तो आप लोग याद रखिएगा कि विद्युत हीटर की जो तार की कुंडली होती है कैसी बनी होती है बाबू, यानी कि किसकी बनी होती है। तो आप लोग याद रखिएगा कि ये नाइक्रोम की बनी होती है। और बल्ब का जो होता है वो किसका बना होता है, तो बल्ब का कुंडली टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है
कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है क्या कहलाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बाबू। और आप लोग याद रखिएगा कि परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल दे उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इन सेलों के बीच के विभवांतर का मान क्या हो जाता है। तो देखिए जो विभवांतर का मान है ये क्या हो जाता है, तो विद्युत वाहक बल से कम हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 29 नंबर ये है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है। तो देखिए अनवीकरणीय ऊर्जा वैसे ऊर्जा को कहते हैं जिसका एक बार यूज करने के बाद दोबारा उसका यूज नहीं किया जा सकता, वो समाप्त हो जाता है। तो बताइए कि अनवीकरणीय ऊर्जा कौन है। तो जो कोयला है उसका आप लोग एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। बाकी पवन यानी कि हवा का दोबारा यूज कर सकते हो, जल का भी दोबारा यूज कर सकते हो और सूर्य का भी दोबारा यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए 30 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि तरंगदैर्घ्य को समानता कैसे व्यक्त किया जाता है। तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन में अगर शामिल किया जाए तो ये क्वेश्चन भी आएगा। और आप लोग याद रखिएगा कि तरंगदैर्घ्य को कैसे व्यक्त किया जाता है। तो तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः मीटर में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण कौन होते हैं। तो बाबू ये भी उतना ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जितना कि आप लोग आगे वाला क्वेश्चन को पढ़ोगे। और आप लोग याद रखिएगा कि किसी भी चालक तार में जब विद्युत प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गतिशील कण होता है। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना पड़ता है। तो देखिए विभवांतर बराबर क्या होता है, तो विभवांतर बराबर होता है किया गया कार्य बटा आवेश। तो यहाँ पे क्या दिया है, आवेश का मान दे दिया है और विभवांतर का मान दे दिया है। तो आपको इसका मान निकालना है। तो देखिए इसका मान अगर आप लोग निकालोगे तो W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा VQ, है ना। तो इसको आप लोग 12 को कर दो किससे गुना, 2 से गुना, तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो 12 दूना क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 24 जूल आपको काम करना होगा, यही इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि मेंडल ने आनुवांशिकी के प्रयोग हेतु किस पौधे का चयन किया था, यानी कि उपयोग किया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आप लोग याद रखिएगा कि मेंडल ने अपने आनुवांशिकी के प्रयोग के लिए किस पौधे का यूज किया था, तो मटर के पौधे का यूज किया था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आप लोग याद रखिएगा कि जो वायवीय श्वसन होता है इससे अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 35 नंबर ये कह रहा है कि मानव में नर प्रजनन ग्रंथि क्या कहलाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और मानव में जो नर जनन ग्रंथि है बाबू, आप लोग याद रखिएगा क्या कहलाता है, वृषण कहलाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। उसका 36 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो बढ़ते रहना यानी कि वृद्धि जो है ये जीवन की एक क्या है, विशेषता है, महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि स्वपोषी पोषण में किस में होता है। तो बहुत ही एकदम मास्टरपीस क्वेश्चन है। और आप लोग याद रखिएगा कि जो स्वपोषी पोषण होता है ये किस में होता है, तो हरे पेड़ पौधों में होता है। और साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि ये जो हरे पेड़ पौधों, हाँ हरे पेड़ पौधों में ही होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा यार, इसमें तो नो डाउट होना चाहिए, इसमें सॉरी क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 38 नंबर वो ये है कि ग्लाइकोलिसिस किस में होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मैंने जस्ट कुछ दिन पहले ही कराया था कि ग्लाइकोलाइसिस जो होता है ये किस में होता है। तो बाबू ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और आप लोग याद रखिएगा कि जो तंत्रिका तंत्र होता
है इसका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन होता है बाबू? तो न्यूरॉन होता है। और न्यूरॉन पे मैंने एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर के देख सकते हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करके उसका पाचन करता है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैंने आपको कितनी बार बता रखा है कि जो लाइपेज होता है ये वसा पर क्रिया करता है और वसा का पाचन करता है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो देखिए ओजोन में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है उसकी परमाणु संख्या 3 होती है, तो इसका आणविक सूत्र क्या हो जाएगा? O3 हो जाएगा। और नॉर्मल ऑक्सीजन का O2 होता है। तो याद रखिएगा कि ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? O3 होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कुछ इस तरीके का होता है, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन के मान को निरूपित करता है? तो देखिए क्षारक विलयन का पीएच मान जो होता है ये 7 से अधिक होता है। अब इसमें 7 से अधिक जो होगा वही होगा। 7 से अधिक कौन है? तो 13 7 से अधिक है, तो यही क्षारक विलयन का मान दे रहा है। अगले क्वेश्चन को देखिए, जो 43 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का क्या अनुपात होता है? तो ये क्वेश्चन भी मैंने बार बार कराया है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप लोग H2O का सूत्र लिखिए और इसमें देखिए कि हाइड्रोजन कितना है तो 2 पीस है, ऑक्सीजन कितना है तो ऑक्सीजन 1 पीस है, मतलब 2:1 होगा। तो 2:1 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? तो यहाँ पे आपको धातु को पहचानना है, ठीक है। और इसको संकेत के द्वारा किया गया है। देखो यहाँ पे कैसे पहचाना जाएगा यार? 12 6 12 6 12 9 12 8, देखो ये क्या है? ये धातु है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग सिंपल सा याद रखना। अगला क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो याद रखिएगा कि अम्लीय ऑक्साइड जो होगा इसका पीएच मान कितना होगा? तो 7 से कम होगा। और क्षारीय ऑक्साइड जो होगा उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। और जो लवणीय होगा उसका पीएच मान 7 के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है? यहाँ पे अम्लीय पूछा है, इसलिए 7 से कम होगा। और 7 से कम कौन है? 4 है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है। और आप सभी लोग याद रखिएगा कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक कठोर पदार्थ कौन है? तो बाबू हीरा आप लोग देखे होंगे, देखे कहाँ से होंगे? हीरा का नाम सुने होंगे, तो वो सबसे ज़्यादा क्या है? कठोर पदार्थ है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिए, 47 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो अब मैंने कई बार आपको कराया है कि सिल्वर क्लोराइड जो होता है उसका रंग होता है श्वेत, और सिल्वर आयोडाइड जो होता है उसका रंग होता है पीला। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बहुत बार करा रखा है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो अब ये उपचयन भी है और उष्माक्षेपी भी है, तो आप लोग यहाँ पे दोनों में से कोई लगा सकते हो। हम लोग क्या लगाएंगे? उष्माक्षेपी लगाएंगे, ठीक है। वैसे श्वसन क्या है? उपचयन भी है, इसमें ऑक्सीजन का योग भी होता है और उष्मा भी निकलता है, तो यहाँ पे दोनों हो जाएगा, है ना। ये गलत ऑप्शन दिया ही है। अगला क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें जो जनन अंग है ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पुष्प में यानी कि फूल में पाए जाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। अगला 50 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन बनाने का अनुरक्षण करता है? तो देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहाँ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर, हाँ ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा शरीर का संतुलन बनाए रखता है? तो याद रखिएगा बाबू कि दिमाग का कौन भाग होता है? तो दिमाग का जो अनुमस्तिष्क होता है, अनुमस्तिष्क किसे कहते हैं? तो दिमाग का जो पिछला भाग होता है उसे अनुमस्तिष्क कहते हैं। और पिछला भाग ही क्या करता है? तो पूरे शरीर का संतुलन बना करके रखता है। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, 51 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है
कि किसी पौधों में रंध्र कहाँ पे उपस्थित रहते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और आप लोग अनुपस्थित रहते हैं। तो याद रखिएगा कि जो कनेर का पेड़ होता है इसमें रंध्र नहीं होता है, यानी कि रंध्र अनुपस्थित रहता है। तो इसका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 52 नंबर ये है कि BSIV का संबंध किससे है। तो आप लोग याद रखिएगा कि BSIV है, यानी कि जो वायु प्रदूषण है इसका किसके संबंध है। तो बाबू इसका संबंध वायु प्रदूषण से है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो खून होता है इसके अंदर ऑक्सीजन का वाहन, यानी कि ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह कौन पहुँचाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि ऑक्सीजन में कौन करता है बाबू, तो जो हीमोग्लोबिन होता है यही करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और आप लोग याद रखिएगा कि बर्थ हार्मोन किसे कहा जाता है बाबू, तो जो टाइरोसिन होता है उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 55 नंबर, वो ये कह रहा है कि बीज कहाँ पे विकसित होता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और आप लोग याद रखिएगा कि बीज कहाँ पे विकसित होता है बाबू, तो जो बीजांड होता है उसमें विकसित होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रहणी किसका भाग है, बड़ी आंत का भाग है, छोटी आंत का, गुहा का, अमाशय का। तो याद रखिएगा कि जो ग्रहणी है ये छोटी आंत का एक भाग होता है। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है। तो देखिए तालाब क्या होता है, तालाब हम लोगों ने खुद से बना रखा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कृत्रिम हो जाएगा, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और जो नदी वगैरह होती है ये प्राकृतिक होती है। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र सबसे अधिक संख्या में मौजूद है। तो बताइए कि पारिस्थितिक तंत्र में सबसे ज़्यादा कौन होता है। तो बाबू कौन होता है सबसे ज़्यादा, शाकभक्षी होती है, यानी कि जो शाकाहारी पशु होते हैं ये पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक पाई जाती है, यानी कि प्राकृतिक में सबसे अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन ये है कि जीवों की उत्पत्ति से पहले इस दुनिया में क्या नहीं था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आप लोग याद रखिए कि जीवों की उत्पत्ति से पहले इस दुनिया में CO2 गैस नहीं था। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होती है। तो आप लोग याद रखिएगा कि भारत में जो विद्युत धारा उत्पादित होती है उसकी आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। और अमेरिका और में 60 हर्ट्ज होता है। अपना इंडिया थोड़ा सा पीछे है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा किसके बराबर होता है। तो याद रखिएगा कि जब भी माइक्रो एम्पियर पूछे तो 10 पे पावर -6 कर दीजिएगा और 1 कर दीजिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा किसके बराबर होता है, 10 के पावर -6 एम्पियर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन ये है कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो नरौरा कहाँ है बाबू, ये उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन में से एक है और मैंने कई बार आपको बताया है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु कहाँ पे रहता है। तो याद रखिए कि उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है, तो जब वस्तु क्या रहे, फोकस और लेंस के बीच रहे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या क्या है। तो आवर्त सारणी का जो प्रथम आवर्त है उसमें तत्वों की संख्या आप लोग याद रखिएगा 2 है। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि निम्नलिखित में से किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और आप लोग याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे आसान किससे होगा, एम से होगा। ठीक है, बाकी ये प्लस माइनस वगैरह से नहीं होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि
द्वितीय आवर्त सारणी के तत्वों के लिए कौन सा बाह्यतम सेल का उपयोग किया जाता है? तो जो दूसरा होता है बाबू, दूसरा, उसके लिए किसका करते हैं? के सेल का करते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, 68 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के सदस्य को क्या कहा जाता है? तो देखिए, संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग एल्केन कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि मेंडलीफ द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी को रिक्त स्थानों को बाद में से निम्नलिखित में से कौन सा पद दिया गया? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि मेंडलीफ ने जो स्थान छोड़ा था आवर्त सारणी में वो किसको दे दिया गया? तो गैलियम को दिया गया। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन होता है? तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग याद रखिएगा कि आवर्त सारणी का अंतिम सदस्य कौन होता है? तो एक हाइलोजन नहीं, निष्क्रिय गैस होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि किसी तत्व में दो सेल और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से भरे होते हैं तो तत्व कैसा होगा? तो देखिए, कोई एक सेल है, ठीक है, और उसमें पूरे तरीके से भरा है तो कौन तत्व है वो? तो आप लोग याद रखिएगा कि वो कैसे तत्व होते हैं? वो नियॉन होता है। इसमें दो ही होता है सेल और दोनों पूरा तरीका से इलेक्ट्रॉन से भरा होता है। अगला क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है? तो याद रखिए कि सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है बाबू? तो फ्लोरीन होता है, सॉरी फ्लोरीन नहीं होता है सबसे अधिक, तो यहाँ पे हो जाएगा आयोडाइड। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित कौन सा होता है हार्मोन? तो देखिए, अब इसका आंसर हमें पता नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो देखिए, पारिस्थितिक तंत्र जो है इसमें ऊर्जा का स्रोत क्या है बाबू? तो सूर्य का प्रकाश है। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं आए तो ऊर्जा नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन 75 नंबर जो है वो ये कह रहा है कि मानव का उद्भव स्थान कहाँ है? मतलब कहाँ से मानव मतलब सही जन्म लेना शुरू हुआ? तो आप लोग याद रखिए कि इंसान सबसे पहले कहाँ जन्म शुरू हुए हैं? तो अफ्रीका महादेश में शुरू हुए हैं, तो वही उसका उद्भव स्थान है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचित रोग है? तो आप लोग याद रखिए कि लैंगिक जनन वाला रोग कौन है? तो एड्स, सूजक जंत, इनमें से सभी, यानी कि बी और सी बोले तो आप लोग ये जो है सुजाक और एड्स ये दोनों क्या है? लैंगिक जनन संचित रोग है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप लोग याद रखिएगा कि मानव का जो गुर्दा होता है उसका आकार कैसा होता है बाबू? तो सेम के बीच के आकार के बराबर होता है, मतलब उसके ही जैसा दिखने में लगता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन का क्या कारण है? तो देखिए, किशोरावस्था में जब हम लोग आते हैं तो थोड़ा बहुत शारीरिक होता है, क्या बदलाव होता है शरीर में, लड़का लड़की दोनों में। तो लड़का में जो बदलाव होता है उसका कारण टेस्टोस्टेरोन है और लड़की में जो बदलाव होता है उसका कारण एस्ट्रोजन है। तो इसका क्या हो जाएगा? ए भी है और बी भी है, मतलब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि यौन परिपक्वता की अवस्था को क्या कहते हैं? तो यौन जो परिपक्व हो जाता है, यानी कि जब लड़का लड़की लोग संबंध बनाने लायक हो जाता है तो उस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? तो आप लोग याद रखिए कि उस अवस्था को हम लोग कहते हैं यौनारंभ, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो देखिए बाबू, ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है और इसका जो धीरे धीरे कमी हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? तो CFC जो गैस है इसके कारण हो रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे इसका आंसर दे दिया गया है तो आप लोग आंसर भी मिला लीजिएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप लोग इसको लाइक कर दीजिएगा, है ना। साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।